Assalamu alaikum. Our next topic from the um, medical emergency cases is about the hypertensive crisis. Hypertensive crisis अभी हमने recently देखा stroke में कि hypertension थी और we discussed about ischemic and hemorrhagic stroke and how we controlled the BP in them using the labetalol or nicardipine. तो अब जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ हाइपरटेंसिव क्राइसिस के एक पेशेंट था, उसको हाइपरटेंशन थी, ठीक है, और नाउ उसकी जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं है, वो मेडिसिन रेगुलर नहीं लेता था। ये एक ऐसा बंदा था जो मेडिसिन रेगुलर नहीं लेता था डेली, एंड इट रिजल्टेड इनटू द हाई बीपी, ठीक है, और बीपी इतना हाई हो गया कि अब उसकी कॉम्प्लिकेशन आई और वो इमरजेंसी में आपके पास लैंड किया, ठीक है। तो जी हाइपरटेंशन की जो ओपीडी मैनेजमेंट है उसको हम सेपरेटली ओपीडी केसेस में देखेंगे, क्लिनिक में जो हम मैनेज करते हैं किसी भी हाइपरटेंशन पेशेंट को, लेकिन यहाँ पे हम इमरजेंसी जो है उसकी हाइपरटेंशन की जो इमरजेंसी है उसको देख रहे हैं। आपके पास जब भी मेडिकल इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो पहली चीज़ आप क्या करते हो, थोड़ी बहुत हिस्ट्री ले लेते हो उसके घर वालों से, और दूसरी चीज़ क्या, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ साथ आप क्या पूछते हो कि पास मेडिकल हिस्ट्री ले लेते हो थोड़ी सी, और साथ ही आप उसके वाइटल्स लेते हो, ठीक है। वाइटल्स में आप उसके बीपी चेक करते हो और सारा कुछ बीएसआर वगैरह लेते हो। तो अगर आपको उसका बीपी हाई मिलता है तो अब आप सोचोगे कि उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस है या हाइपरटेंशन की वजह से कोई उसको प्रॉब्लम हुई है इस वक्त, ठीक है। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस दो तरह की होती है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है। इनमें दोनों में जो मोस्ट डेंजरस है दैट इज़ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है, क्योंकि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में क्या होता है, बीपी 220/125 से हाई होता है लेकिन कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता। While in case of hypertensive emergency, what happens, acute hypertensive injury to target organs which results in several complications of the patient, like अगर हार्ट में हुआ है उसका अटैक हाइपरटेंसिव क्राइसिस का, तो इट रिजल्ट्स इन एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम। बीपी हाई होने की वजह से पेशेंट को एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम के साथ आपके पास आया है। तो एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम को हमने सेपरेटली जो है उसकी मेडिकल इमरजेंसी केस डिस्कस किया हुआ है कि हम एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम को किस तरह से मैनेज करते हैं। पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन डिस्निया के साथ आ रहा है, बीपी उसका हाई है, तो यू विल थिंक ऑफ दैट और उसकी लाइन पे बेस, उस लाइन पे आप मैनेज करोगे, ठीक है। अगर पेशेंट आपके पास सांस प्रॉब्लम के साथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा है, उसका बीपी हाई हुआ है, तो यू विल थिंक ऑफ कि उसकी वजह से आप उसको पल्मोनरी एडीमा हो गया, ठीक है। और अगर पेशेंट जो है वो बीपी हाई होने की वजह से स्ट्रोक के साथ आ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रोक के हमने साइंस देख लिए थे कि पेशेंट जो है वो आपके पास बॉडी वीकनेस, किसी भी साइड की वीकनेस के साथ, फेशियल डेविएशन के साथ, ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, वॉमिटिंग फिट्स के साथ आ सकता है, तो यू विल थिंक ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। और इनकेफ्लोपैथी, तो आप सीटी स्कैन करवाओगे तो आपको नज़र आएगा। और अगर पेशेंट जो है वो कह रहा है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और बीपी हाई होने की वजह से, तो ऑब्वियसली दैट इज़ कि उसका हैमरेज हो गया, पेपिलोएडिमा हो गया आंखों में, ठीक है, तो आई स्पेशलिस्ट के पास उसको भेज दोगे, तो ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो बीपी उसका हाई है लेकिन उसके साथ उसके सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर उसके हार्ट पेन के से चेस्ट पेन इसने क्या, यू विल थिंक ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसकी लाइन पे ट्रीट करो। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ रहा है तो यू विल थिंक ऑफ पल्मोनरी एडीमा, उसको ट्रीट करो, लैक्सिक्स लगाओ। पल्मोनरी एडीमा को सेपरेट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो जो है स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो आप स्ट्रोक की लाइन पे मैनेज करो। हमने देख लिया किस तरह से मैनेज करते हैं, उसकी सेपरेट हमने वीडियो देखी हुई है, बनाई हुई है मैंने। ठीक है, अगर वो हेमरेज पेपिलोएडिमा उसकी आंखों में विजुअल लॉस के साथ आ रहा है तो आप उसको जल्दी से आई स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करो, ठीक है, उसको बीपी कंट्रोल करके।
और अगर उसको जो है वो इन बिटवीन स्कैपुला पेन हो रही है तो यू विल थिंक ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही इमरजेंसी केसेस हैं, ठीक है। इनमें आपने जल्दी से पेशेंट का बीपी स्टेबल करके उसको स्टेबलाइज करके रेफर डिपार्टमेंट में भेज देना है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस आपके पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन: सीबीसी, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, RFTs, LFTs, स्ट्रॉप आई, CKMB, ECG, चेस्ट एक्सरे, CT ब्रेन, अल्ट्रासाउंड, ये सारा। लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन से भी पहले इम्पॉर्टेंट है आपके पास कि आप उसको हाइपरटेंशन को ट्रीट करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्जेंसी में आप क्या करते हो कि जिसमें बीपी रेज्ड होता है 220/125 से ज़्यादा, लेकिन उसको कोई एंड ऑर्गन डैमेज के कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो फिर आप उसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास अर्जेंसी का पेशेंट है तो उसमें IV मेडिकेशंस आपने नहीं देनी, ओरल मेडिसिन से उसको ट्रीट करना है। बीपी हाई है लेकिन कोई एंड ऑर्गन डैमेज के साइंस नहीं है तो ओरल मेडिकेशंस, नो यूज़ ऑफ IV मेडिकेशंस, ओके। तो फ्यू आवर्स में, और बीपी आपने एकदम से लो नहीं करना उसका, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े घंटे बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उसका बीपी लो करना है। तो व्हाट यू यूज़ इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, यू कैन यूज़ ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हाइड्रालाजीन, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो ACE इनहिबिटर्स में आपके पास क्या है, कैप्टोप्रिल जो कि आप देते हो टैब, कैपोटिन के नाम से आती है, 25 mg की पर ओरल स्टैट दे दोगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लॉडिपिन के नाम से आती है, टैब नॉर्वास्क 5 या 10 mg की होती है, या इसके अलावा एमोडिप या सॉफ्ट वैस्क के नाम से आती है पर ओरल स्टैट, ये आपके पास है। हाइड्रालाजीन है, बीटा ब्लॉकर है, ये एज़मा, COPD, डायबिटिक्स, हार्ट ब्लॉक्स, ब्रेडियरिथमियास, रेट जो है ये आप नहीं देते इन केस में बीटा ब्लॉकर्स। उस केस में आप रेट लिमिटिंग CCPs देते हो, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखने के बाद आपने इसको देना है। मीटोप्रोलोल है बीटा ब्लॉकर, टैब मीरोल के नाम से आती है, 25 to 100 mg इसकी डोज होती है, मिनिमम 25 मैक्सिमम 100 पर ओरल स्टैट, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू ट्रीट द पेशेंट ऑफ अर्जेंसी। दूसरा आपके पास पेशेंट है इमरजेंसी का, ठीक है। तो इमरजेंसी में आपके पास क्या है कि आपने जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है उसका आपने उसको मिनट्स टू 1 to 2 आवर्स जो है अगर कम करना है, ठीक है। और फिर आपने जो है मतलब पहले 2 घंटों में आप मिनट्स टू 1 to 2 आवर्स में आपने 25% कम करना है, और फिर आपने 160/100 इन 2 to 6 आवर्स, ठीक है। पहले 2 घंटों में आपने उसका जो बीपी आया है ना, ठीक है, जो उसका बीपी आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका बीपी था 220/125 जब वो आया, ठीक है। तो आपने पहले 2 घंटों में उसका 25% कम करना है, और अगले 2 से 6 घंटे हैं उसमें आपने उसका बीपी 160/100 तक जो है ना लो करना है, ठीक है। तो इमरजेंसी में आप क्या यूज़ करते हो, IV मेडिकेशंस। अर्जेंसी में आपने सेफ ओरल मेडिकेशंस यूज़ करनी है, इमरजेंसी में आपने जो है वो IV मेडिकेशंस यूज़ करनी है। इसमें आपके पास ऑप्शन है लेबेटालोल का, हाइड्रालाजीन का और आइसोकेट का, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंजेक्शन लेबेटालोल है 20 to 40 mg, 10 cc नॉर्मल सिलाइन के अंदर आपने मिक्स किया और जी IV स्टैट लगा दिया। मैक्सिमम जो है या 300 mg दे सकते हो, मिनिमम 20 to 40 mg दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्टैट में दे दो या उसको IV इन्फ्यूजन चला दो एट द रेट ऑफ 2 mg/min एंड रिपीट आफ्टर 10 मिनट्स। तो लेबेटालोल का इंजेक्शन लगाओ, ठीक है, और 10 मिनट के बाद दोबारा बीपी चेक करो और फिर उसको अकॉर्डिंगली फिर से दो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है लेबेटालोल के अलावा इंजेक्शन हाइड्रालाजीन 5 to 20 mg IV स्टैट इन 10 cc नॉर्मल सलाइन। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है इंजेक्शन आइसोकेट 0.6 mg पर मिनट IV, ठीक है, और टाइट्रेट आप अकॉर्डिंग टू बीपी, ठीक है। निकार्डिपिन होती है या एस्मोलोल, आइसोकेट जो होता है निकार्डिपिन होती है, ठीक हो गया।
तो ये CI स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, ठीक हो गया, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चला देनी है इसकी। फिर आता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, ठीक है। अब जी आपका पेशेंट ट्रीट हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट आप एक तरह से कह दो कि उसको अब आपने डिस्चार्ज करना है, तो अब आप उसकी क्या मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। या OPD केस है, फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे। वैसे OPD केस का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। अभी के लिए जो है ये यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा हाइपरटेंसिव क्राइसिस को अर्जेंसी इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होता है। अर्जेंसी में आपने पेशेंट को ओरल मेडिकेशंस देनी है, उसमें ऑप्शंस क्या है वो हमने देख लिए, ACE इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, हाइड्रालाजीन। दूसरा आपके पास इमरजेंसी है। इमरजेंसी में हमने देखा कि पहले 2 घंटे में BP कितना रखना है और अगले 2 से 6 घंटे में कितना BP रखना है, और आपने IV मेडिकेशंस में क्या देते हैं, कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस है, लेबेटालोल, हाइड्रालाजीन, आइसोकेट। इनमें सब कोई भी दे सकते हो। डोजेस हमने देख ली, ठीक है। ये आपने जो है ना डोजेस का सीन है कि आप लिख के दे देते हो, स्टाफ को वो लगा देती है ऑब्वियसली, ठीक है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट अब हम देखते हैं। अब आपके पास, आपको पता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हाइपरटेंशन की 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, या आप कह सकते हो स्टेज 1 और स्टेज 2 है और एलिवेटेड BP है, ठीक है। नॉर्मल BP कितना होता है 120/80 का, ठीक है। और अगर 122 129 सिस्टलिक हो और डायस्टलिक जो है वो 80 से कम हो तो वो एलिवेटेड होता है, ठीक है। अगर पेशेंट का सिस्टलिक 130 to 139 है और डायस्टलिक 80 to 89 है, दिस इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट का 140 या उससे ज़्यादा BP है सिस्टलिक और 90 या उससे ज़्यादा BP है डायस्टलिक, तो दिस इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, ठीक है। 10-10 बढ़ाते जाओ आप डायस्टलिक में, और आप जो है उसमें। अब आपको ये भी पता है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका हमें कॉज नहीं पता, मोस्टली यही हाइपरटेंशन होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन है कि कोई कॉज है हाइपरटेंशन की, ठीक है। उस कॉज को ट्रीट करोगे तो हाइपरटेंशन ठीक होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को एड्रीनल ट्यूमर है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो रही है, तो ऑब्वियसली BP जितना मर्जी कंट्रोल करते रहो, जब तक फियोक्रोमोसाइटोमा उस ट्यूमर को बाहर नहीं निकालोगे BP हाई रहेगा एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की वजह से, ठीक है। तो जी अब आपके पास ट्रीटमेंट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले है कि आपके पास ग्रुप्स है ACD, ठीक है। A फॉर ACE इनहिबिटर्स ARBs, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, D फॉर आपके डायरेटिक्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पेशेंट है 55 ईयर्स से कम का, या डायबिटिक्स है, उन केसेस में आप उनको ACE इनहिबिटर्स या ARBs देते हो। अगर पेशेंट 55 ईयर्स से ज़्यादा का है, या ब्लैक लोग जो होते हैं, उनमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप पेशेंट आपके पास 55 ईयर्स से कम एज का है, तो फिर उसको आप क्या प्रेस्क्राइब करोगे, ठीक है। सबसे पहले जो भी पेशेंट आपके पास न्यूली डायग्नोज हाइपरटेंशन का होता है, तो आप उसकी एज देखने के साथ ही उसको डिसाइड करते हो। अगर उसकी एज 55 से कम है तो आप उसको ACE इनहिबिटर्स ARBs देते हो। ACE इनहिबिटर्स जो है उनकी ड्राई कफ कॉज होती है, तो इस वजह से आप ARBs प्रेफर करते हो, ठीक है। तो ACE इनहिबिटर में आपके पास ऑप्शन है इनालाप्रिल, टैबडेस्ट्रिल, जेस्ट्रिल 5 to 20 mg पर ओरल OD। ARBs है जब, क्योंकि पेशेंट को ड्राई कफ हो रही है, तो मोस्टली आप जो स्टार्ट करवाते हो वो लुजार्टन टैब ECD के नाम से आती है, 25 to 100 mg पर ओरल OD, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास पहली दफ़ा हाइपरटेंशन का आया है और उसका BP जो है वो अभी आपने उसको न्यूली स्टार्ट करनी है मेडिसिन, ठीक है, और BP उसका इतना हाई नहीं रहता, तो फिर आप उसको जो है, अगर उसकी एज 55 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर आप वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर स्टार्ट करवाते हो, ठीक है। जिसमें यू हैव ऑप्शंस एमलॉडिपिन या नाइफ्टिपिन। एमलॉडिपिन क्या है, टैब, एमोटिप, नॉरवास्क, सोवास्क, इनमें से कोई भी दे सकते हो, 5 to 10 mg पर ओरल OD, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है नाइफ्टिपिन की, टैब एडालेट, ठीक है, 30 mg पर ओरल BD, मैक्सिमम 60 mg दे सकते हो, ठीक है।
अब एक पेशेंट है, उसका कंट्रोल नहीं हो रहा बीपी आर्ब से कार्ब या सीसीबीज, ठीक है, वो आपने सेपरेट दिए और उसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन दोगे उसको, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है कि ए इनहिबिटर्स या आर्ब्स प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ए प्लस सी आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसकी कॉम्बिनेशन आती है एम्लॉडिपिन प्लस वैल्सार्टन, ठीक है। एम्लॉडिपिन इज़ एक्चुअली द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड वैल्सार्टन इज़ एक्चुअली द आर्ब, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। 3 मेडिसिन आपके पास है, फॉर एग्जांपल टैब एक्सटोर 5/80 mg, बायफॉर्ज 5/160 mg, एफसार 10/160 mg, ठीक है। इनकी भी 3 देखें डोजेजेस हैं, डोजेज ज़्यादा करके देख लो। 580 से आराम नहीं आ रहा, 5/160 पे ले जाओ, ठीक है। 5/160 से आराम नहीं आ रहा, 10/160 से ले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से इसको इंक्रीज़ करो जी। इनसे भी आराम नहीं आ रहा तो फिर आप उसकी थर्ड ड्रग ऐड कर दोगे, दैट इज़ ए प्लस सी प्लस डी, मतलब डायरेटिक भी ऐड कर दोगे। एम्लॉडिपिन, वेल्सार्टन, हाइड्रोक्लोरोथायोडाइड। एम्लॉडिपिन इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेल्सार्टन इज़ अगेन द आर्ब एंड हाइड्रोक्लोरोथायोडाइड इज़ अ डायरेटिक विच यू हैव एडेड इन दिस, ठीक है। तो यू हैव 3 ऑप्शंस, टैब एट कोएक्सटोर 5/160/1/12.5, मतलब इसमें 5 जो है वो एम्लॉडिपिन है, वेल्सार्टन 160 है और हाइड्रोक्लोरोथायोडाइड 12.5 है, ठीक है। अगर 5/160/125 से आराम नहीं आ रहा 12.5 से, तो आप ट्राईफोर्ज ऐड करोगे 10/160/12.5, ठीक है, पर ओरल ओडी। अगर ट्राईफोर्ज से भी आराम नहीं आ रहा तो फिर आप ऐड करोगे एस्कार प्लस, ठीक है, जो है 10/160/25। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरोथायोडाइड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑप्शन। अगर पेशेंट का इससे भी आराम नहीं आ रहा, ए प्लस सी प्लस डी से भी आराम नहीं आ रहा, तो इस केस को हम कहते हैं कि दिस इज़ रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, के पेशेंट का बीपी कंट्रोल ए प्लस सी प्लस डी से भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज़ नाउन एज रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। इसमें इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत है कि रूल आउट द कॉज, सबसे पहले कि कोई कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, कोई सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसको आपने रूल आउट करना है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड है विद 3 ड्रग्स, उसको आप कहते हो रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब आप इसमें 4th ड्रग ऐड करोगे। 4th ड्रग आपके पास क्या है, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट, दिस इज स्पाइरोनोलेक्टोन, टैब एल्डेक्टोन के नाम से आती है। मिनिमम डोज 12.5, 100 mg मैक्सिमम डोज, पर ओरल ओडी या बीडी, ठीक है। पहले पेशेंट को ओडी में स्टार्ट करवाओ, उससे आराम नहीं आ रहा तो बीडी में कर दो। अगर पेशेंट को साथ में फ्लूइड ओवरलोड है तो फिर आप उसको लूप डायरेटिक दोगे, फ्यूरेसेमाइड, एंड दैट इज़ व्हाट टैब लेजिक्स 40 to 320 mg, ठीक है। आपके पास बहुत से पेशेंट आते होंगे जी, उनको फ्लूइड ओवरलोड की स्टेट है, एसाइटिस है, या उसको एडीमा चल रहा है, लेग एडीमा, फीट एडीमा चल रहा है, ठीक है। तो लेजिक्स ऐड कर दो। 40 mg से स्टार्ट करो, मैक्सिमम 320 तक जा सकते हो। 40 या 60 पे पेशेंट रहते हैं, पर ओरल TDS, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन में क्या है कि अगर पेशेंट जो है वो अब पेशेंट के बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स जो है वो हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ फीमेल्स में देते हैं, ठीक है। टैनोलोल, अब यू हैव ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस बीटा ब्लॉकर्स में, टैनोलोल, ब्रीजोप्रोलोल, कार्बिडालोल, नेबिवोलोल। टैनोलोल में जो है और बीजोप्रोलोल, ये दोनों बीटा 1 सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। टैनोलोल में आता है टैब टेनॉर्मिन 25 to 100 mg पर ओडी, और बीजोप्रोलोल में आती है टैब कॉनकॉर 5 to 20 mg पर ओरल ओडी, ठीक है। इसके अलावा यू हैव ऑप्शन कार्बिडालोल, टैब कार्बिडा के नाम से आती है 6.25 to 50 mg पर ओरल BD। नेबिवोलोल, टैब नेबिल के नाम से आती है 5 to 40 mg पर ओरल OD, ठीक है। सो दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स, यू हैव ऑप्शंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके अलावा अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स आप किन लोगों में देते हो, जो CKD के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें आप देते हो, या BPH के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको प्रोस्टेटिक हाइपरटेंशन होती है, उनमें आप देते हो, ठीक है।
तो यू हैव ऑप्शन डॉक्सासिसिन, ठीक है, टैब कार्डोना के नाम से आती है, 2 to 4 mg पर ओरल बीटी, ठीक है। तो अगर पेशेंट रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन का है, उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, वो फीमेल है, तो बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करवाओ। अगर वो बीपीएच का पेशेंट है, सीकेडी का पेशेंट है, तो अल्फ़ा ब्लॉकर स्टार्ट करवाओ, ठीक है। और अगर वो फ्लूइड ओवरलोड है, उसके अंदर कोई भी फ्लूइड ओवरलोड की स्टेट है, तो आप उसको लूप डायरेटिक ऐड करवाओ, 4th ड्रग जो आपने ऐड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा यू हैव ऑप्शन के वेज़ोडाइलेटर, ठीक है, 4th ड्रग आप वेज़ोडाइलेटर ऐड कर सकते हो। दिस इज़ द हाइड्रालाजीन, ठीक है, टैब हाइड्रालाजीन 25 to 300 mg मैक्सिमम आप दे सकते हो पर ओरल बीटी, ठीक है। सो टेस्ट आगे मैंने लिखे हुए हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में कौन से करवाने हैं, सीबी से इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, यूरिन एनालिसिस एंड ईसीजी एंड चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो ये आपको समझ आई कि एक पेशेंट आपके पास बीपी सबसे पहले जब उसका ख़राब हुआ है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में, तो सबसे पहले आपने उसकी स्टेज देख लेनी है। हाइपरटेंशन की स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, क्या है, ठीक है। उसको बीपी मॉनिटरिंग का चार्ट भी एक दे देना बनाने के लिए कि आपने 15 दिन के लिए जो है एक चार्ट बना के लाना है सुबह शाम का, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन चेक कर लें, ठीक है। आपने कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, सबसे पहले आपने ए दिए। अगर ए से आराम नहीं आ रहा तो आपने जो है ए या सी डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट एज, ठीक है। अगर उनसे आराम नहीं आ रहा तो कॉम्बो दे दो उनका। अगर उनसे आराम नहीं आ रहा तो A+C+D कर दो। अगर उनसे आराम नहीं आ रहा तो रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन रूल आउट करके उनके सेकेंडरी कॉजेज़ रूल आउट करो, ठीक है। अगर उनसे सेकेंडरी और साथ में आप देखो, अगर उसको फ्लूइड ओवरलोड स्टेट है, लूप डायरेटिक ऐड करो 4 ड्रग। अगर IST फीमेल्स हैं तो बीटा ब्लॉकर्स ऐड करो। अगर BPH या रीनल डिजीज़ का पेशेंट है, CKD का, तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स ऐड करो, ठीक है। और हाइड्रालाजीन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और स्पाइरोलेक्टोन का ऑप्शन है 4 ड्रग, ठीक हो गया। बीपी मॉनिटरिंग करो और इस तरह से यू विल मैनेज द पेशेंट। आई हैव टोल्ड यू द ड्रग्स अलॉन्ग विद योर डोजेस कि आप कौन सी यूज़ कर सकते हो। हाइपरटेंशन इमरजेंसी, अर्जेंसी हमने डिस्कस किया, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एक OPD में केस जो है हाइपरटेंशन का, वो OPD केसेस में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अभी बहुत से केसेस अपलोड करने वाले हैं इमरजेंसी OPD, और आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट द फर्स्ट एड लेक्चर्स ऑल्सो फॉर योर FCPS, MRCS एंड ऑल दैट। तो इंशाल्लाह उसको भी साथ स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।